मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिद्धि शर्मा है। मैं एक एनजीओ चलाती थी। मैं उस एनजीओ की हेड थी। वहाँ पर छोटे बड़े नवजात बच्चे थे। उसे एक अनाथ आश्रम भी कहा जा सकता है। मैंने उसे कभी भी अनाथ आश्रम नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ आकर बच्चे अनाथ नहीं हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत ही प्यार करती थी। मैं उनकी माँ बनकर उनकी सेवा करती हूँ, उनका लालन पालन करती थी। मैंने उनका नाम शिशुगृह रखा था। एक आंटी और अंकल जी वहाँ अक्सर आया जाया करते थे। उनसे हमारी अच्छी जान पहचान थी। उनके दो बेटे थे, जिनका उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। वे अपने घर पर अकेले हो गए थे, इसलिए उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता था। वे अंकल आंटी बहुत ही अच्छे थे। कभी कभी मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आई थी। एक दिन जब बहुत दिनों बाद आंटी ने मेरे घर आई तो मैं अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। आंटी ने आवाज़ लगाई, रिद्धि बेटा, घर पर हो क्या? मैंने कहा, हाँ आंटी, मैं अभी एनजीओ के लिए ही तैयार हो रही थी। आज रक्षा दीदी नहीं है, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना है। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। रक्षा दीदी मेरी हेल्पर थी, जो मेरे वहाँ ना रहने पर उन बच्चों का ख्याल रखती थी। कहते हुए मैंने दरवाजे की तरफ मुड़ी। आंटी ने कहा, बेटा तुम एनजीओ से वापस लौट कर आओ, फिर तुमसे कुछ बात करनी है। रिद्धि ने आंटी की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन जाने की जल्दी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर आ गई। ताला बंद करते हुए वो आंटी से बोली, आंटी शाम को मिलते हैं, फिर आपके हाथ का खाना भी खाऊंगी। आंटी ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया और अपने घर पर चली गई। शिशुगृह में जाते ही रिद्धि को बड़ा ही सुकून मिलता था। वहाँ पहुँचते ही बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हुए। सब अपने अपने सामान दिखाने में लग गए। कोई गले लगता तो कोई दूर से ही मुस्कुराता। रिद्धि अपने इन बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी। थोड़ा कदम बढ़ाया तो सीढ़ियों के पास पड़े हुए पल्ले में एक नन्ही सी जान थी, तो बहुत ही प्यारी थी। रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, अरे कैसे कठोर दिल के माता पिता होते हैं, जो इतनी प्यारी सी बच्ची को यहाँ छोड़कर चले गए। रिद्धि उनके पास गई तो वो बच्ची उंगलियां पकड़कर चूसने लगी, मानो बता रही हो कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने उस बच्ची को एक बोतल में दूध लाकर पिलाया। कुछ ही क्षणों में उसने पूरा दूध खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों से भूखी हो। तभी सारे बच्चों ने आकर मुझे घेर लिया। मैंने अपने साथ लाए हुए सारे खिलौने बच्चों में बांट दिए। उस समय उन बच्चों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जहां पा लिया हो। सारे दिन के काम के बाद जब मैं घर वापस लौट कर आई, तब मैं आंटी के पास गई तो उस आंटी काफ़ी खुश थी। मैंने पूछा, आंटी सुबह तो कुछ और ही मूड था और अभी कुछ और। आंटी ने मेरे गाल पर प्यार से थपकी देते हुए बोली, हट बदमाश कहीं की, और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। इतने में अंदर से अंकल भी आ गए। फिर आंटी खाना बनाने में लग गई। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल जी आपके दोनों बच्चे कैसे हैं और कब आ रहे हैं घर पर? ठीक तो है बेटा, लेकिन अब वो वापस नहीं आना चाहते। आपने मना नहीं किया? मैंने पूछा। तुम्हें लगता है वो हमारी बात सुनेंगे? फिर अंकल ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हारी आंटी की खातिर एक फ़ैसला लिया है। हम एक बेटी गोद लेना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे एनजीओ में कोई छोटी सी बिटिया हो तो गोद दिला दो। आंटी बोली, बेटा तुम्हारा बहुत आसान होगा, ये तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर मैं सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। उसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएगी। ठीक है अंकल, कल सुबह आप मेरे साथ चलिए, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। अपने घर पर लौटते समय मैं यही सोच रही थी, ये दुनिया कैसी है। जिसके पास बच्चे हैं वो अपने बच्चों को अनाथ बना देते हैं, और जिनके पास नहीं है कोई एक बच्चे की उम्मीद लिए बैठा रहता है। अंकल आंटी के पास बच्चे होते हुए भी उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे उनके पास नहीं रहना चाहते।
सुबह सुबह ही अंकल और आंटी मेरे पास आ गए और हम तीनों एनजीओ के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर अंकल आंटी बहुत खुश थे। उसने सारी बात फिर मैंने एक एक कर सारे बच्चे अंकल आंटी को मिलाया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसे पसंद करें, ताकि आंटी की नज़र उस बच्ची पर पड़ी जो कल ही आई थी। दोनों उसे एकटक देखने लगे। आंटी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से चूमकर बोली, बेटा हमें यही बेटी चाहिए। पर आंटी ये तो सिर्फ 6 दिन की है और शायद ये बच्ची देख भी नहीं सकती। कल ही मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया है। आंटी ने अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने कहा हाँ में सिर हिलाया। फिर बोले, बेटा मुझे ये बच्ची पसंद आई है, इससे अजीब सा लगाव हो गया। अब हम लोग इसे लेकर ही जाएंगे और इसका इलाज करवाएंगे। उसे लेकर जब अंकल आंटी घर आए तो उन्होंने बहुत खुश थे। उनके घर में जैसे जान आ गई थी। सारे घर में खिलौने बिखरे रहते थे और अब आंटी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। वही आंटी जो पहले मेरे आने का इंतज़ार करती थी, अब उनके पास टाइम ही नहीं रहता। इसी दौरान अंकल जी का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। अंकल आंटी दोनों लोग अभी इस शहर को छोड़कर चले गए। अंकल आंटी ने से मेरा संपर्क बना रहा। वो 2-3 दिन पर उन्हें फ़ोन करती तो अंकल आंटी बस गुड्डी की ही बातें करते थे। ऐसे ही 10 साल बीत गए। मेरी भी शादी हो गई, मुझे भी जुड़वा बच्चे हुए। मैं अपनी गृहस्थी में लग गई, लेकिन मैंने अपना एनजीओ और आंटी से बात करना नहीं छोड़ा। आंटी के पास फ़ोन करने के बाद सबसे पहले गुड्डी के बारे में ही पूछती थी। गुड्डी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। उसकी आँख का इलाज भी हो गया था। वो देखने भी लगी थी। उसकी पढ़ाई और लगन की वजह से आज एनजीओ का नाम भी काफ़ी ऊंचा हो गया था। गाने में बहुत ही अच्छी थी। उसने कई अवार्ड भी जीता था। आंटी मुझे फ़ोन करके बताया करती थी। फिर वो दिन पास आ गया जब गुड्डी को पुरस्कृत किया जाना था। मुझे भी वहाँ के लिए निकलना था कि अचानक से गांव से वही औरत आई जो गुड्डी की असली माँ थी। उसने अपनी सारी सच्चाई बताते हुए बोली कि मेरी 4 बेटियां थी और फिर एक बेटी, वो भी आँख की अंधी, इसलिए हमने अनाथ आश्रम में इसे डाल दिया था। मैं मानने से इनकार कर दिया। तब उसने अपनी और अपनी बेटियों की तस्वीर मुझे दिखाई तो बिल्कुल गुड्डी की तरह ही थी। उन्होंने बताया कि जब गांव वालों को यह पता चला तो उसने सवालों से बचने के लिए उसने गांव छोड़ दिया। एक अंधी बच्ची की परवरिश करने से अच्छा उन्होंने गांव छोड़ना उचित समझा। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गुड्डी की जो असली माँ थी, नम्रता देवी, बहुत बड़ी डॉक्टर थी। वहाँ जहाँ गुड्डी शो चल रहा था वही अवार्ड देने वाली थी। उसकी भनक मुझे नहीं थी। मैं जल्दबाजी में आंटी के पास फ़ोन किया और गुड्डी के रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई तुझे? आंटी जी, गुड्डी की असली माँ भी है। ये तुम क्या बोल रही हो? अपने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा? गुड्डी ने उसे अपना रोल मॉडल माना था। इन्होंने वो उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी लेना चाहती है। नम्रता देवी भी इसी समारोह में होंगी और उसे पता भी नहीं होगा कि वो अपनी माँ से सम्मान ले रही है। रिद्धि की बातें सुन आंटी सन्न रह गई। हे भगवान, कल क्या होने वाला है? रिद्धि, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब कुछ नहीं हो सकता आंटी, कल ही पता चलेगा क्या होने वाला है। हाँ, तुम सही कह रही हो। वही होगा जो ईश्वर की मर्जी होगी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। पर गुड्डी इन सबके से अनजान अपनी दुनिया में मस्त थी। प्रोग्राम अपने निश्चित समय से शुरू हो गया था। एक एक विजेताओं के नाम घोषित हो गए। अंत में गुड्डी की बारी आई। जैसे ही वो स्टेज पर गई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गुड्डी को जब अवार्ड मिला तो उसकी मां नम्रता देवी बोली, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि गुड्डी मेरी खून है और मेरी बेटी है। आज मुझे गर्व हो रहा है इसे बेटी कहते हुए। मैं अपने किए गए को माफ़ी मांगती हूँ। और रोते हुए गुड्डी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। क्या अपनी माँ को गले नहीं लगाएगी? गुड्डी शून्य मुद्रा में खड़ी रही। सारे कैमरे रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़ पड़े। गुड्डी ने आंटी को आवाज़ दी, माँ आप मेरी इस खुशी में
मुझे गले भी नहीं लगाएंगी। आंटी दौड़कर अपनी बेटी गुड्डी के गले लग गई। फिर गुड्डी नम्रता जी की तरफ घूमकर बोली, मैडम जी, आप मेरी रोल मॉडल हैं, मेरी माँ नहीं। मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं। मुझे तो मेरी इस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है। आप उसे समय कहाँ थी जब मैं भूखी प्यासी अनाथ आश्रम में पड़ी थी। मेरी कमियों की वजह से आपने मुझे छोड़ा था, लेकिन मेरी कमियों को देखते हुए इन्होंने मुझे गले लगाया था। वहाँ खड़े सभी लोग की आंखों में आंसू थे। गुड्डी की अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर स्टेज पर से उतरकर चली गई। आपकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।